जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लिंग्विस्टिक के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अब ये क्यों बेटा, हम कोई भी कमीशन के पेपर उठाए, अगर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की, या इस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम उठा लें पेपर, पास पेपर, तो इसमें जो है वो 30% लगभग कोर्स जो है वो लिंग्विस्टिक का शामिल है। तो हम कोशिश करते हैं कि इस पोर्शन को भी हम क्लियर कर सके बेटा। तो ये लिंग्विस्टिक एमसीक्यूज़ हैं और ये जितने भी एमसीक्यूज़ आपको नज़र आते हैं दीज आर नॉट रेडीमेड एमसीक्यूज़, ये मैंने जो है बहुत मुश्किल से मैंने बनाए हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, तो पहला नंबर एमसीक्यूज़ है, द ओवर लर्निंग पैटर्न थ्रू कोरल रिपीटिशन ड्रिलिंग इज़ द की टू लर्निंग अ टारगेट लैंग्वेज। दिस मेथड इज़ ऑडियो लैंग्वेज मेथड। अगर हम जितने भी हमारे पास जो मेथड्स है जिसके थ्रू हम लैंग्वेज सीखते हैं, तो इसमें हमारे पास एक ऑडियो लैंग्वेज मेथड है, जो कि एक लैंग्वेज को हम सीखते हुए हमारे पास कोई खास किताब या कोई खास पैटर्न मौजूद नहीं होता, लेकिन कोरल रिपीटिशन के थ्रू एंड ड्रिलिंग के थ्रू जो हम सीखते हैं, तो इस तकनीक को हम कहते हैं ऑडियो लैंग्वेज मेथड। ह्यूमन लर्न मोस्ट ऑफ देयर बिहेवियर थ्रू सिम्बॉलिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग। ये आपने नहीं भूलना, थ्रू सिम्बॉलिक प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो ज़्यादातर एक चीज़ को सीखते हैं, मतलब उसके सामने वो अगर एक ऑब्जेक्ट आप रखे तो वो आसानी से वो सीखते हैं। नंबर थर्ड हमारे पास है, मोस्ट एंथ्रोपोलॉजिस्ट एग्री दैट लैंग्वेज इन्फ्लुएंस कल्चर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे पास वो लोग होते हैं जो कल्चर को स्टडी करते हैं, तो वो इस बात के साथ इत्तेफाक करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो कल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब जैसे लैंग्वेज हो तो कल्चर लैंग्वेज के मुताबिक बन जाता है। ठीक है बेटा। 4 नंबर एमसीक्यू है, द रिड्यूमेंट्री लैंग्वेज यूज प्राइमरली फॉर, रिड्यूमेंट्री का मतलब फॉर द टाइम बीइंग, प्राइमरली फॉर बिजनेस और ट्रेड इंट्रोडक्शन इज द यूज़ ऑफ पेजन। यानी जब हम फॉर द टाइम बीइंग लैंग्वेज को हम यूज़ करते हैं किसी बिजनेस की वजह से या किसी तिजारत की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। सो जस्ट फॉर द टाइम बीइंग जो हम जो है एक फॉर एग्जांपल, मैं जो है फॉर एग्जांपल आई एम इन अ कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल विद आई वुड जस्ट से फॉर एग्जांपल विद अ हिंदू स्पीकर या विद अ पंजाबी या विद सिंधी, विद सिंधी स्पीकर के साथ जो है मैं कम्युनिकेशन में हूँ और को पता है कि मैं पठान हूँ। ठीक है बेटा। और मुझे पता है कि ही इज़ अ सिंधी स्पीकर। ठीक है बेटा। तो हमारे पास ना उनको मेरा सिंधी आता है और ना जो है वो उसका वो जो है मेरा पश्तो ज़ुबान आते, तो हम उसी टाइम के लिए हम कुछ साइन वगैरह को जनरेट करते हैं या कुछ वर्ड्स को हम जनरेट करते हैं जो कि ना वो पश्तो लैंग्वेज का होता है और ना वो सिंधी लैंग्वेज का होता है, जो फॉर द टाइम बीइंग जो है हम अपना काम जो है वो उसके थ्रू हम निकाले, जो फॉर द टाइम बीइंग जो कि ना वो सिंधी लैंग्वेज है, ना पश्तो लैंग्वेज है और ना कोई दूसरा लैंग्वेज है, लेकिन हमने कोई ऐसे टर्मिनोलॉजी या तकनीक बनाए जिसके थ्रू जो है हमने अपना काम चलाए और वो बिज़नेस हमने आगे, सो दैट इज़ नोन एज फिजन। ठीक है बेटा। फिजन जब थोड़ा मेच्योर हो गए फिर वो क्रियोल बन जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो है वो प्रॉपर एक लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है बेटा। द टर्म लिंग्वा फ्रैंका रेफर्स टू अ शेयर्ड लैंग्वेज प्राइमरली फॉर यूज फॉर बिजनेस, एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स। हमारे पास नेशनल एंड इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका भी है। देखिए बेटा, लिंग्वा फ्रैंका हमारे पास क्या होते हैं? लिंग्वा फ्रैंका हमारे पास बिटवीन लैंग्वेजेस ये एक ब्रिज जैसा होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि उधर वो है, और ये हम यूज़ करते हैं बिजनेसेस के लिए, एजुकेशन के लिए एंड पॉलिटिक्स के लिए। हमारे पास जो है एक नेशनल लैंग्वा फ्रैंका होते हैं, दूसरा हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वा फ्रैंका होते हैं। नेशनल लैंग्वा फ्रैंका जैसे कि हमारे पास उर्दू जो है वो नेशनल लैंग्वा फ्रैंका है, वो हम मुल्क के अंदर जो है हम एज अ ब्रिज वो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि ऊपर मैंने बात की फिजन के टाइम पे, जब देखिए मैं एक बंदे के साथ बिजनेस पे हूँ या कोई पॉलिटिकल या एजुकेशनल डिस्कशन है एंड द पर्सन इज फ्रॉम अ हिंदू स्पीकर and I myself is a Pashto speaker, so I'm not in the position, I'm not able to speak in Henko with him because I'm a Pashto speaker and he or she is not in the position or is not have the ability to speak in Pashto language with me. So definitely we have to find a bridge. हमने एक ब्रिज को पाना है जिसके थ्रू जो है हम आपस में कम्युनिकेशन कर सके। तो हमारे पास जो वाहिद ब्रिज रहता है पाकिस्तान के अंदर, सो दैट इज़ उर्दू लैंग्वेज। So he is not the speaker of Urdu and I am not the speaker of Urdu. Actually I am the speaker of Pashto language and he is the speaker of Hinko language. लेकिन हमने अपने कम्युनिकेशन के लिए एक ब्रिज बनाया and that is Urdu. So Urdu becomes what? It becomes a national lingua franca. एक हमारे पास होता है international lingua franca. For example,
let me give you an example. For example, you would have seen that, for example, suppose Imran Khan was in conversation or in communication with China. So their national language is Chinese while our national language is Urdu. So Imran Khan was not able, or he had not that intellect to speak in Chinese language with them, because he is a Urdu speaker, and they were not in the position to speak Urdu because they are Chinese speakers. So definitely they had chosen a bridge. The bridge is what? That is English, and that use English is a इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका. तो आपको समझ आया कि इंग्लिश जो है वो एज एन इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका का काम करता है. जैसे कि अगर हम सऊदी अरबी के साथ जो है वो हम किसी पॉलिटिकल डिस्कशन या कोई जो है एजुकेशनल डिस्कशन या बिजनेस डिस्कशन हम करते हैं, तो हमें तो अरबिक लैंग्वेज नहीं आता, उनको उर्दू लैंग्वेज नहीं आता, तो हम जो है डेफिनेटली इंग्लिश के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करते हैं. सो दिस इंग्लिश बिकम्स अ इंटरनेशनल लिंग्वा फ्रैंका. द टर्म कोड स्विचिंग रेफर टू a speaker use of more than one language, dialect, register or an utterance or instruction. देखिए हमारे पास होते हैं कोड स्विचिंग. देखिए हमारे पास असल में टू टर्म्स है, कोड स्विचिंग और नेक्स्ट हमारे पास है कोड मिक्सिंग. मैंने इधर लिखा भी है कोड मिक्सिंग. देखिए ये देखिए कोड स्विचिंग हमारे पास ये होता है. फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो एक लैंग्वेज बोल देता है और वो उस लैंग्वेज के अंदर एक दूसरे लैंग्वेज को इंटरप्ट कर देता है. फॉर एग्जांपल ही स्पीकिंग उर्दू एंड सम टाइम जो है वो कभी कभार इंग्लिश का सेंटेंस भी यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ नोन एज कोड स्विचिंग. कभी कभार वो पश्तो का सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द टाइम हैन को स्पीकर आपने देखा होगा, वो एक हैन को जो है वो एक रबत में बोलते बोलते अचानक वो पश्तो की तरफ मोड़ देते हैं. सो दैट इज़ कोड स्विचिंग. एक हमारे पास होते हैं कोड मिक्सिंग. कोड मिक्सिंग का मतलब ये है आप उर्दू बोलते हो लेकिन उर्दू के अंदर एक सेंटेंस के अंदर चंद वर्ड्स आप उर्दू के बोलते हो और चंद इंग्लिश के बोलते हो. दैट इज़ वर्ड, दैट इज़ कोड मिक्सिंग. नेक्स्ट हमारे पास है नोम चॉम्स्की. हमारे पास एक लिंग्विस्ट है. ही बिलीव दैट देयर इज यूनिवर्सल मेंटल ग्रामर. ये किसका बिलीव है कि हमारे पास यूनिवर्सल मेंटल ग्रामर है? दैट इज नोम चॉम्स्कीज बिलीव. द इंस्ट्रक्शनल, हमारे पास लैंग्वेज के 4 बेसिक फंक्शन है. तो इसमें से पहला नंबर पर 8 नंबर एमसीक्यूज है. द इंस्ट्रक्शनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं टू चेंज एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन. हम इन्फॉर्मेशन को जब एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ. सो दैट इज वर्ड, दैट इज इंस्ट्रक्शनल फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. 9 नंबर द रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर. यानी रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ लैंग्वेज हमारे पास ये है कि हम दूसरे बिहेवियर को हम इन्फ्लुएंस करें. एंड द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन. यानी हम किसी के सामने बैठे हैं और उसके वो हमें कुछ डिक्टेट कर देता है या हमें कुछ वो पढ़ा देता है और इसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, एक इन्फॉर्मेशन हम सीख लेते हैं. दैट इज़ वर्ड, दैट इज़ अ ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? द इमेजिनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. ये हमारे पास ऐसा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज टू क्रिएट इमेजनरी वर्ड्स थ्रू लैंग्वेज. यानी ये हमारे पास एक ऐसा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है जो मोस्ट ऑफ द टाइम नावलिस्ट वगैरह इस फंक्शन को बड़ा काम उसकाते हैं या ड्रामेटिस्ट. तो इधर आप बैठ के आप फॉर एग्जांपल अर्नेस्ट हेमिंग्वे के नावल को आप रीड आउट करते हो और आप जो है मुख्तलिफ दरिया का विजिट करते हो या मुख्तलिफ कंट्रीज़ का विजिट आपको कर देते हैं. जैसे कि थॉमस हार्डी का नावल आप रीड आउट करते हैं और ऑफ विजिक्स जो उसका वो जो मोस्ट ऑफ द सिटिंग प्लेस है उसके नावल में आप उसका वो विजिट कर देते हैं. ठीक है. सो दैट इज इमेजिनेटिव फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर एमसीक्यूज. कंप्रिहेंशन लिसनिंग इज आल्सो नोन एज कंटेंट लिसनिंग. ये आपने नहीं बोलना. कंप्रिहेंशन लिसनिंग को हम कंटेंट लिसनिंग भी कहते हैं. 13 नंबर एमसीक्यूज है. व्हेन चिल्ड्रन बिगन टू फॉर्म मेनी सेंटेंस इज नोन एज टेलीग्राफिक स्पीच. टेलीग्राफिक स्पीच हमारे पास उस स्पीच को कहते हैं जब एक छोटा बच्चा है वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने शुरू कर दे. फोनोलॉजी डील्स विद द डिस्टिंक्टिव साउंड दैट आर कंबाइंड टू मेक वर्ड्स. फोनोलॉजी का काम ये है कि छोटे छोटे साउंड्स आपस में इकट्ठे हो जाए और उससे एक लफ्ज़ बन जाए. एक्सेंट्स ऑन सर्टन वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस इज रेफर्ड टू ए सेंटेंस स्ट्रेस. हम एक सेंटेंस बोलते हैं, इसके अंदर हम चंद वर्ड्स के ऊपर फॉर एग्जांपल चंद वर्ड्स के ऊपर हम ज़्यादा स्ट्रेस कर देते हैं तो इसको हम सेंटेंस वो स्ट्रेस करते हैं. ठीक है ना. वो तो सेंटेंस स्ट्रेस यानी चंद वर्ड एक सेंटेंस के अंदर खास वर्ड जिसके ऊपर हम स्ट्रेस करें. द मिनिमल पेयर्स आर टू वर्ड्स दैट आर प्रोनाउंस द सेम एक्सेप्ट फॉर वन साउंड. मिनिमल पेयर्स हमारे पास उस टेक्निक को कहते हैं कि हम 2 वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं सेम, इसके अंदर सिर्फ एक वर्ड जो साउंड जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है कैट एंड बैट. तो देखे
कैट एंड बैट के अंदर सिर्फ स एंड ब का डिफरेंस है, बाकी उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है। ठीक है, इस तरह हमारे पास यानी मेरा नाम है फॉर एग्जांपल है लाल, ठीक है, एंड बिलाल। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास है मिनिमल पेयर, या जिस तरह हमारे पास है सिलाल। ठीक है, सो दिस आर वर्ड जस्ट जो कि एक सिर्फ वन साउंड का डिफरेंस होता है। 17 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है जेस्चर्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज। जेस्चर जो है हमारे स्पोकन लैंग्वेज का बहुत ही लाजमी हिस्सा है। दैट शुड बी कवर्ड इन स्पीकिंग लेसन्स, जो कि स्पीकिंग लेसन के टाइम पे ये कवर होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को देखा होगा, वो जो है वो क्या करता है, वो जेस्चर को यूज़ करके बगैर वो एक लैंग्वेज को बोल देता है, तो वो थोड़ा awkward जैसा लगता है। ठीक है बेटा, when sounds and syllables are omitted during the speech is known as elision। जब हम कोई साउंड या बिल्कुल हाँ इसको अगर हम ख़त्म कर ले, ओमिट कर ले, या किसी सेलेबल को हम ओमिट कर ले, तो ये हमारे पास इस तकनीक को हम एलिजन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास हैंड बैग है ना, हैंड बैग, तो इसको हमने ड को ख़त्म की और हमने बना दिया हैंड बैग। हैंड बैग जो है इधर ये इसको हमने एलिजन वाला वो फिनोमेना जो है हमने अप्लाई की। 19 नंबर एमसीक्यूज है द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ साउंड दैट कंप्राइज ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैंग्वेज इज नॉन एज फोनीम, जो कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट होते हैं साउंड का। ठीक है ना, जो कि इसके अंदर क्या होता है, लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, तो वो छोटे हिस्से को हम कहते हैं फोनीम। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, टेकिंग नोट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट इज नोन एज डिक्टोग्लॉस। डिक्टोग्लॉस हमारे पास कौन सा तकनीक है कि आपने एक लेसन को ठीक से सुना, फिर आपने नोट्स उसके बनाए और आपने दोबारा इससे एक टेक्स्ट जनरेट की, तो ये हमारे पास बन गया डिक्टोग्लॉस। नेक्स्ट हमारे पास है इन लिसनिंग टास्क, हम एक चीज़ को लिसन करते हैं, किसी बात को हम लिसन करते हैं। स्टिमेटा रेफर टू द यूजफुलनेस ऑफ प्रायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। देखिए स्किमेटा हमारे पास क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जो है किसी बात को आप सुन लेते हो। ठीक है, जब आप सुन लेते हो तो आपके जहन में उस टास्क के हवाले से या उस बात के हवाले से कुछ प्रीवियस नॉलेज आपके जहन में फ्लो होना शुरू कर देता है। दैट इज नोन एज स्किमेटा। इंटरलोक्यूटर इज अ पर्सन हु टेक्स पार्ट विद यू इन कन्वर्सेशन। इंटरलोक्यूटर हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो कि कन्वर्सेशन के दौरान आपके साथ जो है वो बराबर हिस्सा लेते हैं, इंटरलोक्यूटर। ठीक है, वर्ड्स दैट सिग्नल न्यू एंड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हैव नो सेंटेंस स्ट्रेस। हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर आपको नायाब वर्ड्स नज़र आ जाएंगे जो कि आपने पहले वो नहीं पढ़ा हो, या ऐसे इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए यूनिक है, तो इसके लिए आप सेंटेंस के ऊपर स्ट्रेस नहीं करते। ठीक है, ये बहुत लाजमी है। देखें ना, कोई आप फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ के बारे में आप पहली दफ़ा सुन लेते हो, सो व्हाट इज़ द नीड टू एक्सेजरेट द थिंग, इसलिए तो आप एक्सेजरेट नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ के बारे में सुना कि लैपटॉप फॉर एग्जांपल, और फर्स्ट टाइम आपने सुना और आपका कज़न ने आपको मैसेज किया, भाई ने आपको मैसेज किया कि आई एम सेंडिंग योर लैपटॉप, तो आप लैपटॉप के बारे में जानते नहीं हो, तो आप एक्साइटेड नहीं हो जाते, क्योंकि आपको ना मुंह में कोई जायका आता है, ना जहन में कोई आवाज़ आता है, कान में कोई आवाज़ आता है। तो इस तरह की क्योंकि और बाद में जो है फॉर एग्जांपल आईफोन 14 प्रो मैक्स का बड़ा वो चल रहा है, हलचल चल रहा है, और आपके वो भाई ने आपको टेक्स्ट किया कि आई एम गोइंग टू सेंड यू 14 प्रो मैक्स आईफोन, तो आप बड़े एक्साइटेड हो गए और आपने बड़ा एग्जिजरेटेड फॉर्म में वो सेंटेंस जाके अम्मी के सामने आपने बोला या अब बाबा के सामने आपने बोला। तो हमारे पास वर्ड्स दैट सिग्नल न्यू आर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैव नो सेंटेंस स्ट्रेस। जब इससे बढ़ के अगर आप कोई ख़ास लेटर को आप पढ़ लेते हो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो आप क्या करते हो, उसको बड़ा गौर से, फॉर एग्जांपल यस दैट 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 दैट, तो इसको आप एग्जिजरेट नहीं करते। इन लिसनिंग प्रोसेस, the listening process can be divided into 3 stages: pre-listening, while listening and post-listening। ठीक है बेटा, हमारे पास 3 तरह के वो हमारे पास क्या होता है, लिसनिंग प्रोसेस हम 3 में डिवाइड करते हैं। फ्री लिसनिंग, बिफोर लिसनिंग, वाइल लिसनिंग का मतलब ड्यूरिंग लिसनिंग, एंड पोस्ट लिसनिंग का मतलब आफ्टर लिसनिंग। एन एब्स्टिकल टू लिसनिंग कम्प्रिहेंशन इज द लैक ऑफ कंटेक्सचुअल नॉलेज। ये बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या होता है कि आप किसी बात को सुन के आपके सामने जो है या आपके इसके रुकावट पैदा होता है, तो इसलिए कि आपके पास कंटेक्सचुअल नॉलेज नहीं है।
फॉर एग्जांपल एक बंदा आके आपके सामने उन्होंने एक बात बोलना शुरू की कि मैंने अहमद को ऐसा ऐसा मारा, तो आप कोई मुतासर नहीं हुए। लेकिन जब आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अहमद ने हमारा कुछ बिगाड़ा है, उन्होंने कुछ पास में हमारे साथ ज़्यादती की है, और वो आके आपके सामने बोला कि अहमद को मैंने ऐसे ऐसे मारा, तो आप उनको पंजे भी देते हो और गले भी लगाते हो कि आपने अच्छा काम किया। ठीक है बेटा। 26 नंबर एमसीक्यू से बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यू से लिंग्विस्टिक प्रोफाइलिंग। हाँ, ये देखे व्हाट इज़ योर लिंग्विस्टिक प्रोफाइल, ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में। व्हाट इज़ योर लिंग्विस्टिक प्रोफाइल मीन्स द एनालिसिस ऑफ पर्सन स्पीच एंड राइटिंग, मतलब आपके अंदर कितना लिटरेसी है। व्हाट इज़ योर लिंग्विस्टिक प्रोफाइलिंग मीन द एनालिसिस ऑफ पर्सन स्पीच एंड राइटिंग। ठीक है बेटा। Paying attention, 27 number, paying attention to the meaning behind speaker's words is known as active listening. एक्टिव लिसनिंग हमारे पास क्या होता है? एक्टिव लिसनिंग इसको कहते हैं कि कोई स्पीकर बात कर देता है और आप इसे डिस्कोर्स लेते हो, एडवांस में आप इसको इंटरप्रेट करते हो, दैट इज एक्टिव लिसनिंग। किनेसिस मीन्स बॉडी मूवमेंट दैट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। किनेसिस मैं क्या ना अक्सर वो कहते हैं ना वीडियो में कि हम तकनीक हो, तो इसका मतलब ये है कि हम किसी वो जो है बॉडी लिसनिंग टू स्टिमुलस, जब आपको फील होता है ना, सो दैट इज व्हाट, दैट इज किनेसिस। जब हमारे पास बॉडी मूवमेंट शुरू कर देता है बगैर सोच के, सो दैट इज व्हाट, दैट इज किनेसिस। नेक्स्ट हमारे पास है लिसनिंग इज अ मैक्रो स्किल। लिसनिंग जो है हमारे पास एक मैक्रो स्किल है, माइक्रो नहीं है। 30 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है द टेक्निकल टर्म फॉर बॉडी लैंग्वेज इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो हमारे पास बॉडी लैंग्वेज के लिए जो टेक्निकल टर्म्स आप, तो इसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। 31 नंबर एमसीक्यूज है 31 नंबर एमसीक्यूज है द लॉस ऑफ फाइनल सेगमेंट। देखिए, द लॉस ऑफ फाइनल सेगमेंट ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड एपोकोफी। जो फाइनल सेगमेंट को आप ख़त्म करते हैं, लाइक देखिए आप जो है कप टी जो है तो आप बोलते हो, तो आप कपा बोलते हो, कपा बोलते हो। ठीक है। सो अब इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपोकोपी। एपोकोपी हम कैसे कहते हैं? जब हम किसी द लॉस ऑफ फाइनल सेगमेंट ऑफ अ वर्ड, किसी लफ्ज़ के फाइनल सेगमेंट को आप ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम कहते हैं एपोकोफी। जैसे कि मैंने आपको बता दिया टी कप, टी कप, तो आप जो है या कप टी, तो मोस्ट ऑफ टाइम टी कप आता है, टी कप आता है। ठीक है बेटा। तो आपको कोपा, आपने देखे वो जो है आपने टी वाला जो है बिल्कुल टी ई आपने बिल्कुल ख़त्म की और आपने सिंपल जो है आपने कोपा लिख दिया। सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एपोकोपी। ठीक है। जब आप किसी फाइनल सेगमेंट, ठीक है बेटा, दैट इज एपोकोपी। ठीक है। इस तरह जो है, अगर मैं आपको एक दूसरे एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक वर्ड है फोटोग्राफ। फोटोग्राफ है तो इसका जो हम एपोकोफी लेते हैं, तो जैसे कि हम सिर्फ लिखते हैं फोटो, तो हमने फाइनल सेगमेंट को, इसको मतलब जैसे कि ग्राफ को हमने ख़त्म की। सो दैट इज़ व्हाट, जो कि हम फाइनल सेगमेंट को ओमिट करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं चाहता हूँ कि ये हम ख़त्म करें। ठीक है बेटा। जैसे कि हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द यूज ऑफ टू वर्ड्स जॉइंड बाय एंड गिव्स अ सिंगल मीनिंग इज नोन एज हैंडी डैश। जैसे कि हमारे पास जो है हैंडी डैश हमारे पास बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है। ठीक है। अक्सर हम एंड तो लगाते हैं, लेकिन एंड से आगे पीछे दोनों अल्फाज जो है वो सेम मीनिंग हमें देते हैं। जैसे कि नाइस एंड वार्म, फॉर एग्जांपल द वेदर इज नाइस एंड वार्म। सो अब नाइस एंड वार्म जो है कंटेक्स्ट में अगर आप देख ले, सो इट मीन्स द वेदर इज गुड, द वेदर इज नाइस means the weather is good and the weather is warm mean the weather is good। तो इसको हम हैंडी डेज कहते हैं, जबकि एंड से आगे और पीछे दोनों वर्ड जो है आपको सेम मीनिंग दे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है रजिस्टर इज अ लैंग्वेज स्टाइल एंड लैंग्वेज ऑफ फॉर्मेलिटी यूज इन स्पीच और राइटिंग ओनली। रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा स्टाइल है लैंग्वेज का जो कि हम एक फॉर्मेलिटी यूज़ करते हैं इसको राइटिंग के अंदर, इन स्पीच के अंदर। असल में रजिस्टर हमारे पास ये भी होता है, जैसे कि पुलिस वाले का अलग रजिस्टर होता है, कोर्ट का अलग रजिस्टर होता है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या होता है कि प्रॉपर जो है फॉर्मेलिटी होते है स्पीच के एंड राइटिंग का। द टाइप ऑफ राइटिंग
दैट एक्सप्लेन थिंग्स इज नोन एज एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन हमारे पास उस टेक्निक को कहते हैं कि आपको क्या करे, अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्लेन थिंग्स, जो कि आपको चीज़ें एक्सप्लेन करे। मॉर्फोलॉजी इज द वे ऑफ लैंग्वेज बिल्ड्स वर्ड्स एंड पुटिंग स्मॉल एंड मीनिंगफुल यूनिट टुगेदर। मॉर्फोलॉजी का काम ये है कि वो लैंग्वेज को बिल्ड करे और जितने भी हमारे पास मीनिंगफुल यूनिट्स है उसको इकट्ठे करे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है द यूज ऑफ वन क्लास और फ्रेज इज ऑफन इज नोन एज क्लिची। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। व्हाट इज क्लिची? सो जब आप एक बार को बार बार आप यूज़ करते हैं, एक फ्रेज को, एक क्लास को बार बार यूज़ करते हो, दैट इज नोन एज क्लिची। ठीक है बेटा। 37 नंबर, वेन एवर you use a word in the middle of another word known as the misses। फॉर एग्जाम्पल कैसा है, मैं आपको एक, ये हमारे पास है अनबिलीवेबली। ठीक है, तो इसके अंदर आपने फ्रिंकिंग का इस्तेमाल की। देखिए ये फ्रिंकिंग वर्ड का जब आपने इस्तेमाल की, ये ठीक है बेटा, ये फ्रिंकिंग मैंने ब्लैंक छोड़ा, तो अनबिलीवेबली तो हमारे पास वर्ड है और दरमियान में आपने फ्रिंकिंग बोला, तो जब आपने दरमियान में कोई एक लफ्ज़ के मिडल में आपने दूसरा लफ्ज़ लाया तो दैट इज़ वर्ड, दैट इज द मिसेस। द मिसेस जब आप एक लफ्ज़ के मिड में दूसरा वर्ड बोल देते हो। ठीक है बेटा। पैरा लैंग्वेज जो है हमारे पास क्या होता है? ठीक है, पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू नॉन वर्बल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ये आप बहुत ज़बरदस्त है। फॉरेन लैंग्वेज हमारे पास क्या रेफर्स टू द नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारे पास नॉन वर्बल एलिमेंट है दैट अकम्पनी स्पीच एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल मीनिंग कन्वेड बाय द स्पीकर। जो कि ओवरऑल, अब एग्जाम्पल को आप देखिए, वॉइस, पिच, वॉल्यूम, रिदम, एंटोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज हमारे पास उसको कहते हैं जब ये हमारे पास नॉन वर्बल एलिमेंट होते हैं और ओवरऑल मीनिंग को ये इफेक्ट कर देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप किसी के सामने जो है किसी के को आप फ्रेंक करते हो, आप दूसरे बंदे को सलाह पे रखे हो और जब तुम बातें करो तो तुम आंखें निकालते हो या इस तरह कुछ हाथों से इशारा करते हो या पलकों से इशारा करते हो, तो इसको हम कहते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज हमारे पास वो नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो स्पीच के दौरान हम जो है वो इसको यूज़ कर देते हैं और वो मीनिंग के साथ जो है बहुत ज़्यादा वो क्या करते हैं, इस तरह वॉइस भी आता है, पिच भी आते हैं। कभी कभार जो है बाज़ दफ़ा जो है हम एक बंदे के सामने नॉर्मल सी बात को हम ज़ोर पे वो बयान कर देते हैं, ऐसा कि वो थर्ड पार्टी जो कि मेरा सलाहकार है या जो है इसमें मेरा मुलविस है, मेरा क्राइम पार्टनर है, उसको समझ, इसमें वॉल्यूम, रिदम, इंटोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर। पैरा लैंग्वेज प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द कम्युनिकेशन, और इसका काम ये भी है कि वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी वो प्रोवाइड कर ले। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटो लैंग्वेज। अब पैरा लैंग्वेज का तो समझ आ गया ना कि ये जो नॉन वर्बल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो होते हैं। एक दूसरा हमारे पास है प्रोटो लैंग्वेज। प्रोटो लैंग्वेज हमारे पास क्या होते हैं? प्रोटो लैंग्वेज हमारे पास क्या होता है? रेफर्स टू द अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये जो अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की तरफ इशारा है। ऑफन एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक एंड हाइपोथेटिकल लैंग्वेज दैट हैड इन्वॉल्व इनटू फुली डेवलप्ड एंड कम्प्लेक्स लैंग्वेज। ठीक है बेटा। नॉट इन्वॉल्व इन द, तो मतलब जो अर्ली स्टेज ऑफ लैंग्वेज है इसकी तरफ इशारे हैं। प्रोटो लैंग्वेज कैन बी कंसिडर्ड एज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। बिल्कुल सिंपलर फॉर्म, लैक सर्टन फीचर्स फाउंड इन मॉडर्न लैंग्वेज। जो मतलब जो इमेच्योर फॉर्म होता है, जो मेच्योर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज नहीं होता, इसको हम कहते हैं प्रोटो लैंग्वेज। थर्ड हमारे पास है मेटा लैंग्वेज। सो मेटा लैंग्वेज रेफर टू द यूज ऑफ टॉक अबाउट डिस्क्राइब अनदर थिंग। मेटा लैंग्वेज हमारे पास उस लैंग्वेज को कहते हैं, उस टेक्निक को कहते हैं जब हम एक बात को बयान कर देते हैं और वो हमें एक हिडन मीनिंग देता है। देखिए, रेफर्स टू अ लैंग्वेज यूज टू टॉक अबाउट और डिस्क्राइब अनदर थिंग। हम एक चीज़ को बयान करते हैं और इनडायरेक्टली हम किसी दूसरी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। इट इन्वॉल्व यूजिंग लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजीज एंड कंसेप्ट एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास लिंग्विस्टिक टर्मिनोलॉजी होते हैं, कंसेप्ट एनालाइज होते हैं, डिस्कस एक्सप्लेन एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। अगर हम समरी में देख ले तो शायद आपको समझ आ जाएगा। समरी बेटा आप थोड़ा फोकस करिएगा तो इंशाल्लाह आपको कोई इशू नहीं होगा। देखिए बेटा, समरी में कहते हैं ना, पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू नॉन वर्बल एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोटो लैंग्वेज रेफर टू हिस्टोरिकल stage of development of language. Meta language refer to talk about and describe another thing। जो कि हमारे पास मेटा लैंग्वेज है, एक चीज़ को डिस्क्राइब करना और इनडायरेक्टली दूसरी चीज़ को बयान करना। सो बेटा 40 MCQs we are covered till now, and inshallah in the next very lecture we will talk about the
रेस्ट ऑफ द MCQs. वी हैव नंबर ऑफ MCQs एंड बेटा आपका जब कोई सवाल वगैरह रहते हैं, सो डेफिनेटली यू आर देयर टू ask me in the comment box, and my WhatsApp number is there in the description. You can contact me through that as well. Thank you beta. Allah Hafiz.